गुड की मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है क्या? हाँ आ यस रही सर। आ रही है आपकी आवाज। कौन फुफकार मार रहा है? हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? यस सर। ऐसे दुखी क्यों? चलो कल का ग्रुपिंग वाला आया समझ में। कल की बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस वगैरह किए थे यस सर। क्योंकि 10 to 15 मिनट्स का बचा हुआ है, ज़्यादा देर का बचा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों का इसका परमुटेशन और इसका सर्कल वाला यानी कोनिक पार्ट 1 वाला टेस्ट कब है? टेस्ट का डेट क्या है बता पाओगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। सर ये है अपना 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को। अब लगता है थोड़ा सा समझ गया है। टेस्ट से पहले चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना? तो पहले हम लोग इसको जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं उनको ख़त्म कर लें। ख़त्म कर लिया जाए? बोलो हाँ या ना। तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जब इम्पोर्टेंट होता है तब क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इम्पोर्टेंट नहीं होता है तब क्या करते हैं, ठीक है? ये दिख गया था? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलो तो सही। यस सर। ओके। अब यहाँ पे तुम लोगों को पहले भी तुम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम लोगों ने बाइनोमियल में डिस्कस किया हुआ था ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू मान लो 14 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है किया था? जल्दी से लिखते जाओ फटाफट। चलो फटाफट लिखो। स्क्रीन शेयर तो नहीं होगा? ओके। तो हमारे पास जैसे था क्या था कि अगर मान लो सपोज करो, जल्दी से लिख लो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मान लो इक्वेशन है, पहला पॉइंट लिखना x1 प्लस x2 xk इज इक्वल टू n है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज n प्लस इज n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xk is equal to n is n minus 1 ck minus 1। ऑलरेडी इसका डेरिवेशन हमने बाइनोमियल में किया हुआ, तो बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों आया समझ में? तीसरी बात, अगर मान लो n कोई नेचुरल नंबर है, दिस इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है x1 रेज टू द पावर p1 इंटू x2 रेज टू द पावर p2 इंटू x3 रेज टू द पावर p3, ऐसे करके कुछ दिया हुआ। बोलो ये सब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज क्या लिखा जाएगा, P1 plus 3 minus 1 C3 minus 1
into P2 plus 3 minus 1 C3 minus 1 into P3 plus 3 minus 1 C3 minus 1. जैसे क्वेश्चन है, कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर हो गया। Yes, sir. हो गया. ओके, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। ठीक है, याद है इसके डेरिवेशन जिसमें मल्टीनोमियल यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 14 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 16 C2, 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 120। ठीक है, डेरिवेशन कैसे आता था, याद है, द कोएफिशिएंट ऑफ, कुछ याद है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 14 इन, क्या किस में लिखना था, जल्दी से बोलो, किस में, 0 प्लस x 1 प्लस so on कहाँ तक, 14 रेज टू द पावर, ये करते थे। तो ये इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला लिख लो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में एक एक लाइन में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला लिख लो। लिखो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। अभी तो डिवीजन कर रहे थे, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। लिख लिया, पहला लिखो, देखो नंबर ऑफ वेज इन विच, अभी तक हम जो शुरुआत में कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे थे, डिवीजन बना रहे थे, वहां पे एन क्या होता था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता था। ठीक है, अब लिखो, पहला लिखो पॉइंट, नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी distributed into r different groups, पहला है क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 if group may be empty, मतलब यहाँ पे ग्रुप्स जो है यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकते, ग्रुप्स में भी एम्प्टी। ठीक है, और n माइनस 1 CR माइनस 1 if no group is empty, क्या इसको रिजेंबल के पहले तरीके से, रिजेंबल के पहला जो अभी इससे पहले सीखा था, उसमें क्या होता है कि 14 में कितने 1 1 होते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो 14 1 1 1 होते हैं, इक्वल हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते थे, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते थे, n माइनस 1 CR माइनस 1, ये लिखते थे ना, n माइनस 1 CR माइनस 1। तो उसी तरह यहाँ पे है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें ग्रुप एम्प्टी रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर कोई भी ग्रुप में भी एम्प्टी तो वहाँ पे क्या होगा, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, और ग्रुप
नो ग्रुप इज एम्प्टी, यानी कम से कम एक एलिमेंट हर एक में डालना ही है, यानी एक ऑब्जेक्ट डालना ही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा, n-1 CR-1। ठीक है, ओके। चलो अगला लिखो। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच n identical objects, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, n identical objects can be distributed into R groups. N identical objects can be distributed into R groups so that no group contains less than p things and more than q things। मतलब p से कम एलिमेंट नहीं होना चाहिए और q से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। कितने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर ग्रुप्स। तो कैसे लिखोगे, तो मल्टीनोमियल का यूज लोगे, क्या करोगे, द कोएफिशिएंट ऑफ, कितने ऑब्जेक्ट थे, n ऑब्जेक्ट थे, x रेज टू द पावर n x सबसे कम क्या आना चाहिए, p चाहिए, फिर p+1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, p+2 हो जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, प्लस x रेज टू द पावर q तक। रेज टू कितने ग्रुप में डिवाइड करना, r ग्रुप में। यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे, किसका हेल्प ले लेंगे, मल्टीनोमियल का। क्लियर। जैसे मान लो सपोज करो यू हैव n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, मान लो 50 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप में डिवाइड करना है बेटा, 4 ग्रुप्स में। तो इसमें कहते हैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है सो दैट मतलब ए पर्टिकुलर ग्रुप हैज एट लीस्ट 5 एलिमेंट्स और एट मोस्ट 20 एलिमेंट्स। मान लो एट मोस्ट 20 एलिमेंट्स होना चाहिए और एट लीस्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू करोगे, x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, x रेज टू द पावर 20। उसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x रेज टू द पावर 20 का। इसका पावर क्या कर, 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो दूसरा वाला जो पावर है उसका पावर क्या कर देना है, 4 कर देना है, और फिर उसके बाद मल्टीनोमियल यूज करके कोएफिशिएंट निकालना। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला लिख लो, बस 2 और छोटे कंसेप्ट हैं, उसके बाद द एंड हो जाएगा चैप्टर का। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects, the number of ways in which n distinct objects can be distributed into r different groups when no group is empty, ठीक से लिखना है इसको, when no group is empty। देखो, r रेज टू द पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस rc3 r माइनस 3 रेज टू द पावर n। अगला क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, rc4 r माइनस 4 रेज टू द पावर n प्लस सोन। कहाँ तक मैक्सिमम, कहाँ तक जाएगा, जल्दी से बोलो, rcr तक जाएगा। और यहाँ पे r माइनस r रेज टू द पावर n, तो मतलब 0 हो जाएगा, इसके बाद तो होगा नहीं, तो यानी इससे पहले तक आएगा। तो इसमें कह रहा है क्या कि पहले तो अंडरलाइन कर लो, n डिस्टिंक्ट ग्रुप्स क्या होना चाहिए बेटा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
can be distributed among R groups so that no groups remains empty, यानी कोई भी ग्रुप वहाँ पे खाली ना रहे। ओके, अब इसको हम लोग जनरली एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको नॉर्मली भी देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन ए क्वेश्चन। Find the number of ways in which 4 distinct balls put into 3 distinct boxes. 4 distinct balls can put into 3 distinct boxes so that no box remains empty. क्योंकि मैंने टॉपिक इसलिए तो अब यहाँ पे देखो, तो हमारे पास कितने हैं? n की जगह पे कौन है? 4 है। r की जगह पे क्या है? 3। तो क्या हो गया? 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3c1, 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस क्या हो गया बेटा? 3c2, 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 4। और अगला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस 3c3, 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 4। इसको लिखने का कोई मकसद तो बचता नहीं है। तो 3 रेज टू द पावर 4 कितना आ गया? हैं जी, तो ये फॉर्मूला बना कैसे? ऐसे ही बना, पढ़ना लिखना नहीं। देखो 3c1 कितना हो गया? 3 और 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 4 मतलब 2 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया? 16 प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 81 माइनस कितना हो गया? 48 प्लस 3। ठीक है, कैलकुलेट करो तो क्या हो गया? 84 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। ये तो हो गया कि जब हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, ये फॉर्मूला बना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। लेकिन अब इसमें अगर हम मान लो नॉर्मली सोचें, हमें क्या करना है? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है सो दैट नो ग्रुप्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी कोई भी ग्रुप खाली ना हो, है ना? यही है ना? अच्छा, तो खाली ना हो तो क्या होगा? हो क्या सकता है कि हमारे पास 3 ग्रुप्स में बनाना है। ओके, अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस इधर को हम एक डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं, मतलब कम से कम एक तो डालना ही पड़ेगा है। कम से कम तो एक तो डालना ही है ना भाई, इससे कम तो नहीं डाल सकते। बोलो यस और नो। और इसके बाद मेरे पास क्या बचेगा? एक बचेगा, यही है ना? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे भाई? तो वो जो एक होगा इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। यस सर। यस सर। अब इस चीज को सोचना है कि इस चीज को हम कैसे एडजस्ट करें, किस तरीके से सोचे कि आराम से एडजस्ट हो जाए। हमारे पास सिचुएशन क्या है? 3 डिस्टिंक्ट हमने बॉक्सेस बनाए। बॉक्सेस आपस में क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग बॉक्सेस हैं। ओके, अब हमारे पास दूसरा जो सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन ये है कि हमें ये करना है कि 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालना है सो दैट ईच बॉक्स हैज एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या हो सकता है? सिचुएशन हो सकता है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 1 1 2 का सिचुएशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यही हो सकता है ना? यानी तुम्हारे 4 थिंग्स हैं, यू हैव द 4 थिंग्स एंड प्रीवियसली यू हैव डन इट। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि 4 चीजें हैं, ध्यान से सुनो,
मान लो तुम्हारे पास 4 थिंग्स हैं और उसको मैं कहूँ कि उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है सो दैट एक ग्रुप में 2 आए, एक ग्रुप में 1 आए, एक ग्रुप में 1 आए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखते हो? 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यही लिखोगे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2, एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 1 है, तो यानी ये 3 बॉक्स है। इसका एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। इनटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्या पॉसिबिलिटी बन गया? कैलकुलेट कर लो कितना हो गया इसका। कितना हो गया? 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो यह क्या, ये वही है कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप में एडजस्ट करना है। तो जैसे ग्रुप डिस्टिंक्ट होंगे तो ग्रुप को भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको निकालना होगा। मान लो सपोज करो इसी तरह से 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो अगला क्वेश्चन, यू हैव द 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यू हैव द 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, it should be distributed into 3 different boxes so that no box remains empty. तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है तो क्या होता है? 5 distinct objects needs to be distributed in, सुनते उनते होगी नहीं? सुन रहा था। 3 different boxes so that no box remains empty. तो हो गया। नर्सरी में हो गया तुम लोग। हाँ हाँ, बोलो क्या हो गया? तो मतलब वो वाला आंसर आ गया, 90 आया। कैसे भाई? तो मतलब 5 बॉक्स है तो उसमें फिर जो बचेंगे उसमें अगर 3 बॉक्स में 5 डालेंगे, बॉक्स कहाँ है? मतलब 5 बॉल्स हैं। हाँ 5 बॉल्स हैं तो मतलब 3 बॉक्स में डालेंगे तो बचेंगे 2 बॉल्स। अगर 2 बॉल्स बचे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 3 बॉक्स है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। मतलब ना सोचने का पूरा एकदम ठेका उठा के रखे हो क्या पूरे क्लास के बदले कि हम ही नहीं सोचेंगे? पहले 5 बॉल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे सो दैट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? तो 2 सब में पहले 3 डाल दिए तो फिर 2 बॉल बचे। सब में हाँ, सर एक जाएगा ना। हाँ उसके बाद तो किसी एक में फिर जो 2 बचे हैं किसी एक में वो दोनों जा सकते हैं या फिर एक एक जा सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं? 6। इस इंसान को क्लास से बाहर भगाना पड़ेगा 2-4 दिन। आधा सोचने वाले को बाहर भगाना। बोल रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, सोच रहे हो कुछ, हैं? तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या फिर 3 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आधा दिमाग और आधा काम शैतान का होता है। बोल रहा है कुछ, लिख रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, ऐसे चलता है, ऐसे मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह 6 ऑब्जेक्ट्स को, मान लो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है सो दैट नो ग्रुप्स रिमेन्स एम्प्टी।
अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास? 6 ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है 6 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होने का? सर 2 2 2 3 2 1। तो पहला क्या बन गया? 2 2 2। Yes, sir. बन गया। 3, 2, 1. फिर क्या बन गया? और कुछ बन सकता है? 4 1 1। Sir, 4, 1, 1. Sir, 4, 1, 1. इसका एडजस्टमेंट क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों सेम ही दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या बन गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों अलग अलग दिखाई देगा। और इसमें क्या बन गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू क्या बन गया? जल्दी से बोलो। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 सेम है, तो अपॉन क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? टोटल एडजस्टमेंट क्या हो गया? जल्दी से बोलो फटाफट। टोटल एडजस्टमेंट क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा, इसके बाद छोटा सा एडिंग का, तो नेक्स्ट देखो, डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट जल्दी से लिखो, डीरेंजमेंट। देख लिया? हेडिंग लग लिया? यस सर। डीरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो, सपोज करो, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम जाते हो एग्ज़ाम देने, कभी जाते होगे, तो तुम्हारे जिस क्लासरूम में तेरा सेंटर होगा उसमें तुम्हारा मान लो रोल नंबर चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम अपने रोल नंबर पे बैठते हो तो उसको कहते हैं अरेंजमेंट। और डीरेंजमेंट मतलब क्या होगा कि तुम अपने किसी और के रोल नंबर पे जाके बैठ जाते हो, यानी गलत प्लेस को असाइन किया जाता है, ठीक है। यानी डीरेंज करने का मतलब क्या होता है? जो उसका अप्रोप्रिएट प्लेस है, जो उसको एग्जैक्टली असाइन किया हुआ प्लेस है, उस प्लेस को अगर वो नहीं एक्वायर करता है तो इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं डीरेंजमेंट कहते हैं। सपोज करो यू आर राइटिंग लेटर्स टू 3 फ्रेंड्स, ओके। तीनों फ्रेंड को आपने एक लेटर लिखा, तो तीनों के लिए आप अलग अलग लेटर लिखोगे, है ना, एक कॉमन सेंस की चीज़ है। और तीनों के एड्रेस लिख दिए, ठीक है। और किसी एक का लेटर, मान लो तुम चाहते हो कि क्या हो सकता है कि तीनों का लेटर मतलब एग्जैक्टली सेम एड्रेस के साथ डाल दो, तो एक तरीका हो गया। लेकिन गलत तरीके से तो वो डाल सकते हो, किसी का गलत, मान लो इसका लेटर उसमें, तो ये जो प्लेसेस का जो डिफरेंस आता है उसी को कहते हैं डीरेंजमेंट कहते हैं। डीरेंजमेंट मतलब क्या होता है? नॉट असाइनिंग द गिवन प्लेस, ओके। तो अब हमारे पास है, जल्दी से लिख लो 2 फॉर्मूला डीरेंजमेंट के। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट ऑन द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज, मतलब कॉन्सेप्ट लिखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स, the number of ways in which are objects out of n distinct objects are dearranged, DERANGED, deranged। तो सबसे पहली बात कि किसको करना है, तो आर कोई भी डीरेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आर लेटर का सिलेक्शन हो जाएगा। आर लेटर का सिलेक्शन क्या हो गया? जल्दी से बोलो फटाक से। आर लेटर का सिलेक्शन हो गया NCR। इसका अरेंजमेंट क्या हो गया? आर फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल
प्लस सो ऑन ऐसे करके जाएगा 1/r फैक्टोरियल तक। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, ऑल द थिंग्स आर डीरेंज्ड, सारे के सारे डीरेंज्ड करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या हो गया, एन सी एन इंटू क्या होता है एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लोगे, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1/n फैक्टोरियल तक। डिरेंजमेंट के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखे, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, roll number are written on their chair। ठीक है, फाइंड द number of ways in which exactly 5 students do not sit on their assigned position। एकदम ऑनेस्टली बताना, इसके असाइनमेंट को करने के लिए कितना दिन चाहिए, ऑनेस्ट होकर बताओ, कितने दिन में हो जाएगा असाइनमेंट? सब मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी पर थर्सडे को नेक्स्ट क्लास। तो 3 दिन दे दो, हो जाएगा। ठीक है, तो थर्सडे को जो क्लास होगा या थर्सडे के बाद जो पहला क्लास होगा, थर्सडे के बाद जो भी पहला क्लास होगा उसमें इसके असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। जो पूछोगे वो बता देंगे। ठीक है, नहीं पूछोगे नहीं बताएंगे, खत्म। ओके, क्योंकि आज तो 2 क्लास है। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है, क्या होगा जल्दी से बोलो, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? कोनिक सेक्शन। लिमिट का क्या होगा? ठीक है, फिलहाल देखते हैं शुरू हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20। कितने स्टूडेंट थे 20 में से कितने को डिरेंज करना 5 इंटू क्या लिखेगा जल्दी से बोलो 5 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 20C5 मालूम ही होगा कैसे निकालते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल। इधर का एलसीएम क्या हो गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया 4 इंटू 5 और प्लस 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया 5 माइनस 1। यहाँ पे हो गया 20C5 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो करने की जरूरत नहीं है। 3 4 जा 12 5 जा 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1 कैलकुलेट हो जाएगा भैया, हो जाएगा। कर लोगे? यस।
सर आपने ब्रैकेट में जो ये लिखा है ये कैसे आ रहा है 1 - 1/1 फैक्टोरियल? याद करो। कैलकुलेट कर लोगे? टारगेट है आप लोगों के पास? यस सर। चलो जल्दी से टारगेट निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 209। निकल गया? Yes, sir. एक्सरसाइज 10.4 दिखाई दे रहा है? Yes, sir. पहला क्वेश्चन दिखाई दे नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर इज। क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। पिछले क्लास में भी किया था, अभी भी नहीं है। Sir, 2 into Sir, 52 first factorial option. upon First option. 4 factorial into 4 क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल कितने टाइम्स 4 टाइम्स बेस टू द पावर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू 4 ग्रुप्स। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो। 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर्सन रहता है वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 33 33, 34, 35, 36 और 37 इसको करके रखो अभी। क्वेश्चन नंबर 33 टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन किसका निकालना है बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 29। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके अगर मान लो x इज इक्वल टू मान लो y प्लस 1 ले लें। जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा y नहीं x1 प्लस 1 तो हमारा x1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। y इज इक्वल टू 2 प्लस y1 ले लें तो y1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 3 प्लस z1 ले लें तो z क्या हो जाएगा z1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई तो उसको लिख लेते फिर समझ में आ जाएगा। इसकी ज़रूरत ये है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी तो x को जगह पर क्या लिख दिया बेटा x1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया y1 प्लस 2 प्लस z1 प्लस 3 प्लस t इज इक्वल टू 29।
x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t इज इक्वल टू कितना है बेटा 29 माइनस 325 प्लस 16 माइनस 6। तो x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t इज इक्वल टू कितना हो गया 23। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कॉमा t जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, नॉन नेगेटिव, क्या निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या होता था फॉर्मूला, 23 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 26 c3 है कहीं पे। तो आपने क्या किया, जो आपके पास सिचुएशन दिया हुआ था उसको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। कितने परसेंट हैं बेटा, हाउ मेनी परसेंट आर देयर, चले आगे। सर 4%। तो डाइस फेंक रहे हैं, डाइस पे सम कितना आना चाहिए, जल्दी से बोलो, डाइस पे सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यस और नो। 6। मतलब क्या हो गया, क्या सिचुएशन है, मान लो उस पे आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 6 के इक्वल होना चाहिए, यस और नो। हाँ और डाइस पे क्या क्या याद है, क्या लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ, कैसे लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6n। डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है, जल्दी से बोलो, कहाँ तक आ सकता है, x रेज टू द पावर 6। यहाँ पे कितने डाइस हैं, 4 डाइस हैं, तो पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये तो एज इट इज लिखते हैं n, यहाँ से कॉमन क्या ले लोगे, x, तो क्या हो गया x रेज टू द पावर 4। यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स से कहाँ तक हो गया बेटा, x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे हो गया x रेज टू द पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, x रेज टू द पावर 4, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 4। एक्सपेंशन आता है भाई, x टू दी पावर 4, इसका एक्सपेंशन क्या हो गया 4c1 4c नॉट माइनस क्या हो गया 4c1 x रेज टू दी पावर 6 सो। इधर का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस क्या होता है 4c1x प्लस क्या होता है 5c2x स्क्वायर प्लस सो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x रेज टू दी पावर 6 चाहिए, यहाँ पे 4 पहले से है, तो इधर से कितना चाहिए 0, तो इधर से कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो भाई, 4c0 इंटू क्या हो गया 5c2, 5c2 मतलब क्या हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर, 10। तो ये सारे हमने बाइनोमियल में करे हुए थे। तो पिछली बातों को कैरी करते हुए चलना है ना, छोड़ते हुए जाएंगे तो दिक्कत होगी। उसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डू। अगला क्वेश्चन लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ।
No hours, nothing. Okay, what is this in this question? क्या कह रहा है बताओ जल्दी से. सर क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड सब -1 से बड़े हैं ग्रेटर देन इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी किसके इक्वल है? 20 20. और x वाई जेड और टी ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? -1. -1 तुम्हारे पास फॉर्मूला या तो पॉजिटिव में है या नॉन नेगेटिव में है. x इज इक्वल टू फिर क्या लिख लोगे? x1 -1. y इज इक्वल टू क्या लिख ले? x2 y1 -1. और z इज इक्वल टू z1 -1. t इज इक्वल टू क्या लिख लिया? t1 -1. तो जब हमारा क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो x1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. होगा भाई. सिमिलरली हमारा y है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. z है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. t हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो t1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? जल्दी से बोलो. इसको रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t1 -4 इज इक्वल टू 20. तो क्या हो गया? x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखोगे? 24 प्लस 4 -1 C4 -1 कितना हो गया? 27 C3. देखो ऑप्शन में है कोई 27 C3 है बेटा? है सर. ठीक है. कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 35 36. एक और बता देते हैं. 36 बता. बताओ क्या करोगे इसमें? सर मैंने n को कोई भी वैल्यू मान ली, उसके बाद उसको सेम इसी तरीके से किया. सो जैसे अगर मान लो आप n को 1 मान लो तो x प्लस वाई प्लस जेड इज
सुन रहा हूँ मैं। तो उसका साइन चेंज करने के लिए -x -y -z हो गया, फिर उसके बाद x1 x2 के अगर करेंगे तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 हो जाएगा। कौन सा बता रहे हो तुम? सर 36 वाला ही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो इसमें? सर मतलब अगर n की मैं कोई भी वैल्यू मान ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यू, हाँ, तो उसमें मान लो मैं वन मान लिया मैंने। 1 मान लिया तो इंटीग्रल सॉल्यूशन उसमें कह रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। हाँ बोलो। हाँ 1 मान लिया तो सर फिर -x -y -z इज ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। क्यों -x क्यों हो जाएगा? सर मतलब उन सबको नेगेटिव कर दिया ना, साइन चेंज कर दिया। क्यों साइन? मतलब हाँ से मतलब इसका कोई मैथमेटिकल रीजन की वजह से साइन इनइक्वालिटी चेंज कर दिया ना, वो चेंज करने के लिए। लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। हाँ उससे क्या हो जाएगा? तो फिर मैंने यही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 आ गया, x1 इज ग्रेटर दैन 0 आ गया। तुम एक बार सुनो, जो बोल रहे हो ना दोनों क्वेश्चन एक बार रीड कर लो फिर बकबक करो। दोनों क्वेश्चन रीड तो करो पहले, दोनों सेम ही दिखाई दे रहा है क्या तुमको? अरे दिमाग में छोड़ के बैठते हो क्या क्लास में? एक में इक्वालिटी है एक में इनइक्वालिटी है, दोनों तुमको सेम ही दिखाई दे रहा है। है जी? बोलिए, दोनों सेम ही दिखाई दे रहा है आपको? दोनों सेम लिखा हुआ है, कहीं से कहीं कुछ छोड़ देते हो। अपना जाओ मास्टर अपना देखते रहो कि कैसे जोड़ा है, कहीं से कुछ भी जोड़ देते हो। सर हाँ सर अभी x इज इक्वल टू x1 -1 वो आप जैसे वो लिख रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में -1 था तो सर वह x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सर वैसे कर सकते हैं? x+1 को x1 ले लो। x+1 को x1 ले लो, x इज इक्वल टू x1 -1 वही तो लिखा हुआ। और कोई श्रेय राणा। मानस, अंशु। अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है? ऊपर इक्वालिटी था, यहाँ पे सर इक्वालिटी आ गया। सर इसमें दो केस बना सकते हैं, जैसे एक में इक्वल बना देंगे, एक में लेस देन कर देंगे। इक्वल वाले में तो हो जाएगा लेकिन लेस देन वाले में नहीं होगा। अच्छा, तो फिर तो वहीं पे फंस गया, फिर तो मामला वहीं के वहीं फंस गया ना। सर एक बार n ले लेते हैं, एक बार n-1 ऐसे केसेस बन सकते हैं। कितने केस बनाओगे? कितने बनाओगे ये तो बताओ। लेने के लिए तो हम कुछ नहीं ले सकते, कितने केसेस बनाएंगे? अच्छा एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि x + y + z इज लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है ना, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या ऐड कर दें कि इक्वालिटी हो जाएगा? बोलो। अरे एक सिंपल सा है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। एक नॉर्मल सा सोचो, ठीक है। x में मान लो मैं y ऐड करके 5 के इक्वल बना दूं, जब x 5 के इक्वल हो जाएगा तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा।
यस सर। x जब 4 के इक्वल होगा तो y अपने आप 1 के इक्वल हो जाएगा। 1। x जब 3 के इक्वल होगा तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। 2। तो किसी इनइक्वालिटी को अगर इक्वालिटी में बदलना है तो उसमें प्लस y कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई नया ऐड कर देते हैं, y अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेगा। अरे मेरी Yes, बात sir. सुनो तुम तक। मैंने कहा कि एक सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछूं कि कहते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब कहोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में आपको कैसे पता है कि y डालेंगे तो इक्वल हो जाएगा? मान लीजिए x अगर 5 के इक्वल हो गया तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। x अगर 4 के इक्वल हो जाएगा तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। x अगर मान लीजिए 3 के इक्वल हो गया तो y किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल। x अगर 2 के इक्वल हो गया तो y 3 के इक्वल। मतलब y एट रैंडम अपनी वैल्यूज लेना शुरू कर देगा, यानी वो x जो भी वैल्यू लेगा उसमें जब तुम y ऐड कर दोगे इक्वालिटी बना सकते हो कोई भी एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या था, जल्दी से बोलो, व्हाट वाज द सिचुएशन? x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे कह रहा है क्या कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अपने को क्या निकालना है? जल्दी से बोलो क्या निकालना है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये निकालना है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू n लिख देंगे। तो यहाँ पे x भी हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और t भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? क्या लिखोगे? n प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1 n प्लस 3 c3। क्वेश्चन नंबर 39 करके बताओ, पेज नंबर 210 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पे 38 और 39। क्योंकि असाइनमेंट तो तुम लोग ट्विटर से छापते हो, ये तो मुझे मालूम है, एक्सरसाइज नहीं करते हो। असाइनमेंट कहते हो सर हो गया, देख के छाप लेते हो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 38 39। कौन सा कर रहे हो, 38 या 39 फर्स्ट? 39। 39 पहले 39 करके देखो।
आगे भी बोलते हैं उसके, हो गया, सो मत जाओ क्वेश्चन लेके। कितने क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर? कितने क्वेश्चन हैं भाई? 8। और कम से कम कितने मार्क्स देने हैं? 2 मार्क्स देने हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x8 इज इक्वल टू कितना मार्क्स आना चाहिए? 30 आना चाहिए। और x1 से लेके x2 अप टू x8 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यही है ना? बोलो हाँ है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। इसको x1 को रिप्लेस कर दें किससे? y1 प्लस 2 से कर दें, कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। कैसे करके कर देंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा, जब x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, जल्दी से बोलो, y1 प्लस y2 प्लस ऑल्सो ऑन y8 अब प्लस क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 30। तो y1 से लेके कहाँ तक बेटा, जल्दी से बोलो, y8 इज इक्वल टू 30 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 14। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो बेटा से। 14 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 कितना हो गया? 21 C7। क्वेश्चन नंबर 38 करके बताओ। सर
हाँ तो आप उसी को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। हाँ 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 करवा लीजिएगा, ऑनलाइन ही करवा लीजिए। ठीक है मैम, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ। सर 11C2 आया है। हाँ कौन सा, किसका बेटा, जल्दी से सर बोलो। क्वेश्चन नंबर ये 38। अच्छा कैसे किया बताओ जल्दी से। सर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12 के इक्वल है, तो उसका अगर मॉड लेंगे तो वो 12 के इक्वल आएगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो मैंने इसको x को p कंसिडर करके p प्लस 1 लिया और y को q प्लस 1 लिया, z को r प्लस 1 लिया, तो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 12 माइनस 3, तो वो 9 आया, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे आपको कह रहा है कि होज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव इंटीजर, यानी हमारा x जो है ना वो क्या है बेटा, x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर, यानी x हमारा लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0, z भी लेस देन 0, ठीक है ना। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -12 के लिए, नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू किसके लिए इक्वल हो गया, 11 के लिए इक्वल, 11 माइनस 1 c 3 माइनस 1 कितना बोला था, 11c2। यस सर। बिल्कुल करेक्ट है, 11 गुने 10 अपॉन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, 55 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 भी करके निपटा दो जल्दी से, एकदम करेक्ट जवाब। हो गया बेटा, यस सर। यस सर। अरे हो गया भाई, यस सर। बहुत बढ़िया। चले आगे की बात करें, तो आप लोग इसका कब तक करके आ जाओगे बताओ जल्दी से, कब तक करके, मतलब थर्सडे तक हो जाएगा, एक अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा, यस ठीक है। कुछ इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 68 क्वेश्चन है, हो जाएगा, सेट 1 हो जाएगा पूरा, सेट 1 और सेट 2 दोनों करना है। Okay, in the next class we will meet again and we will discuss a new chapter. The name of chapter is conic part 2. Part 1 शुरू करेंगे, नोट 2। तो आप लोगों के पास जो बुकलेट हो, नोटबुक हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, उसको शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें लिखेंगे। ओके सर हाँ बोलो सर। ये एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर वाला नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, जब आप करके आएंगे तब करेंगे, ठीक है। आपने तो किया ही नहीं, अभी तक कर लिया सारा जितना करवाया था। एक्सपोनेंट और प्राइम नंबर भी करेंगे, मुझे पता है, अब जब करके आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन और करना है, वो 1 मिनट का और है, तो 1 मिनट में और डिस्कस कर लेंगे। अगले क्लास में मस्ट है, कंपलसरी है ज्वाइन करना, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा मेहनत से करेंगे इस काम को, ठीक है। और यहाँ से आपका चैप्टर फिर से काफ़ी आसान हो जाएगा, इसमें क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, अभी मिलते हैं। थैंक यू सर। हम्म।
अभी मिलते हैं 10 मिनट के बाद, फिर तो क्लास है ही।